पर्सनल मैनेजमेंट का मीनिंग है, उसके बाद में उसका स्कोप और इम्पोर्टेंस है। द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क ऑफ प्रोवाइडिंग द स्टाफ रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनाइजेशनल टास्क एंड ओवरसीइंग द ओवरऑल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप, उसको पर्सनल मैनेजमेंट बोलेंगे। पहले क्या लिखा है देखो, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, स्टाफ जितने जरूरी है ना उतने लाने पड़ेंगे। और दूसरा, उनको ऑर्गेनाइज करो और उनको ओवर्स यानी सुपरवाइज करो। साथ में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाओ, इसको पर्सनल मैनेजमेंट बोलते हैं। पहले फंक्शंस ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, उसको अभी एचआरएम बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। शुरुआत कहाँ से होती है? हायरिंग, यानी किसी को एम्प्लॉयमेंट देना, रिक्रूटमेंट करना, बेनिफिट्स एंड पे, उनको पगार देना, बेनिफिट्स प्रोवाइड करना, ऑन बोर्डिंग न्यू हायर्स, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोसीजर, ट्रेनिंग देना उनको, और साथ में परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन प्रोसीजर, यानी जो परफॉर्म करते हैं ना उसको जज करना है कि वो लोग जो परफॉर्म करते हैं वो हमने जो स्टैंडर्ड दिए उसके मुताबिक हो रहा है कि नहीं। Creating and executing procedures and regulations to establish a well-organized, employee-friendly workplace is another aspect of personnel management. सिंपल अगर बात करूं ने तो आपको शुरू करना है एडविन फ्लिपो की डेफिनेशन से, जो इसके बाद के पैराग्राफ से शुरू होती है। पर्सनल मैनेजमेंट इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, पहले प्लान करो, ऑर्गेनाइज करो, फिर कॉम्पनसेशन यानी पगार दो, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पीपल, इंटीग्रेट यानी रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करो, और उसके बाद में मेंटेन करो पीपल को लॉन्ग टर्म के लिए, कोई छोड़ के ना चला जाना चाहिए काम को, फॉर द पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूटिंग टू ऑर्गेनाइजेशन। अब तीन तरह की गोल्स है। एक तो ऑर्गेनाइजेशन ने जो गोल्स दिए वो, मतलब जो काम आपको कंप्लीट करना है वो काम आएगा। दूसरा इंडिविजुअल गोल, हर इंसान जब भी आता है वो इंडिविजुअल गोल लेके आता है कि 10 साल के बाद मैं अपने आप को इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन सी पोजीशन पे देखता हूँ, वो गोल भी उसके पूरे होने चाहिए। उसको प्रमोशन चाहिए तो प्रमोशन का गोल उसका पूरा होना चाहिए। एंड लास्ट में सोसाइटी गोल, सोसाइटी क्या चाहती है? बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट अच्छी प्राइस के ऊपर अच्छे एनवायरमेंट के अंदर मिले। तो जॉर्ज आर टेरी पर्सनल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद द ऑब्टेनिंग एंड मेंटेनिंग, दो चीजें, पहले ऑब्टेन करो यानी लाओ, और उसके बाद में उसको लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन करो। सेटिस्फैक्टरी एंड अ सेटिस्फाइड वर्कफोर्स, हमको सेटिस्फेक्शन मिले और उनको भी सेटिस्फेक्शन मिले, सेटिस्फैक्टरी हमारे लिए और सेटिस्फाइड उनके लिए। अब स्कोप में पहला आता है, नेक्स्ट पेज, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मतलब जितनी वर्कफोर्स की, इसमें एंटेल्स लिखा है ना, एंटेल्स का मतलब कवर्स, दिस प्रोसेस कवर्स, रिक्वायर्स भी लिख सकते हो इसकी जगह पे, यानी ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की जरूरत है, फिर एलिजिबल एप्लीकेंट्स बुलाना, और उसमें से सबसे बेस्ट मोस्ट सूटेबल इंडिविजुअल को सिलेक्ट करना। फिर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, जो आए वो ट्रेन होके तो नहीं आएंगे, उनके पास स्किल और एबिलिटीज इंप्रूव करने की हमको जरूरत है। तो वो उनके प्रोफेशनल ग्रोथ एंड पर्सनल मैनेजमेंट इज इन चार्ज ऑफ क्रिएटिंग कैरिंग आउट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, तो पर्सनल मैनेजमेंट उनको ट्रेनिंग देने का काम भी करेगा। फिर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब पहले स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड के इतने यूनिट प्रोड्यूस होने चाहिए इस क्वालिटी के। फिर उसके बाद में परफॉर्मेंस के रिव्यू करेंगे कि वो आदमी बराबर काम कर रहा है कि नहीं, स्टाफ को फीडबैक मिलेगा, एंड पुटिंग इम्प्रूवमेंट प्लान्स इनटू एक्शन आर ऑल पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये सब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का ही हिस्सा है। इम्प्रूवमेंट प्लान बनाना यानी प्रॉपर प्लान बनाना, किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंप्रूवमेंट लाने के लिए। फिर कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स, द क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ पे प्लान्स विच इंक्लूड सैलरीज, वेजेस, बोनस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, रिटायरमेंट प्लान एंड अदर बेनिफिट। कॉम्पनसेशन तो पगार होता है, बेनिफिट यानी उसके अलावा दूसरा क्या दे रही है वो सब आ जाता है। आर अंडर द होराइजन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ये सब होराइजन मतलब कवर हो जाता है, इंक्लूड्स इन पर्सनल मैनेजमेंट। फिर एम्प्लॉय के साथ रिलेशन, गुड वर्किंग रिलेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड द कंपनी, कंपनी के साथ एम्प्लॉयज के अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। क्रिएशन ऑफ रूल्स, पहले रूल्स बनाएंगे, प्रोसेस बनाएंगे जिससे पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट हो, काम करने में एंजॉयमेंट मिले। एम्प्लॉय कम्युनिकेशन, उनके साथ बातचीत करनी है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मतलब जितने भी झगड़े फसाद हो ना उसको रिजॉल्व यानी सॉल्व करना।
डिस्प्यूट का मतलब विवाद, कन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट से आर ऑल अंडर द सुपरविजन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, ये सब पर्सनल मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। फिर कंप्लायंस एंड लीगल इश्यूज, इट इज क्रूशियल टू मेक श्योर दैट लेबर लॉज, रूल्स एंड कॉर्पोरेट पॉलिसीज आर फॉलोड। देखो लेबर लॉज यानी जो कानून गवर्नमेंट ने बनाए लेबर के लिए वो, दूसरा जो भी रूल्स बनाए गए, और तीसरा कॉर्पोरेट पॉलिसी यानी कंपनी की जो पॉलिसीज है वो उसको फॉलो कराना है। कीपिंग अप विद द एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन एंड मेकिंग श्योर द कंपनी रन्स विद इन द लॉ आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। यानी कंपनी जैसे भी चलाई जाती है वो इस दायरे में रह के चलाई जाती है, लॉज के अंदर रह के चलाई जाती है, वो देखना है। फिर हेल्थ एंड सेफ्टी, डेवलपिंग एंड पुटिंग इनटू प्रैक्टिस policies and programs to protect workers' health and safety at work is another crucial component of personal management। यानी जो भी पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स है वो कैसे होने चाहिए, किसी की हेल्थ खराब ना हो, काम करने वालों की हेल्थ को बराबर से मेंटेन करना, सेफ्टी होनी यानी हेलमेट पहनाना, गम बूट्स पहनाना, ग्लव्स देना हाथ में। एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, एम्प्लॉय काम करे तो काम के साथ अपने आप को क्या माने, अपने आप को अटैच किया हुआ माने। उसके बाद में सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, मोरल यानी उनको काम के अंदर खुशी मिलनी चाहिए, आर द मेन गोल्स ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। इसके लिए एम्प्लॉय फीडबैक सिस्टम होती है। एम्प्लॉय फीडबैक सिस्टम यानी उनसे पूछा जाए कि काम करना कैसा लग रहा है। रिकॉग्निशन प्रोग्राम, इसका मतलब उनको शाबाशी देना काम अच्छा करे तो। एंड कल्टिवेटिंग अ प्लेजेंट वर्क प्लेस कल्चर, अच्छा कल्चर बनाना, काम करने लायक कल्चर बनाना। फिर ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट जिसको ओडी बोला जाता है, पूरा सब्जेक्ट है ये। एफर्ट्स टू मॉडिफाई द कल्चर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेक मर्जर्स एंड एक्विजिशंस। मर्जर्स दो कंपनी का जुड़ जाना, एक्विजिशन यानी किसी कंपनी कोई दूसरी कंपनी को खरीद ले, जैसे तुम सेल और कन्वर्जन में सीखते हो, किसी कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को खरीद लिया तो उसको सेल बोला जाता है, पार्टनर से बेच दिया ऐसा। एंड रीस्ट्रक्चर, रीस्ट्रक्चर का मतलब कंपनी बराबर से ना चलती हो तो उसको इंटरनली रिस्ट्रक्चर करना, बाहर का कोई आदमी नहीं आएगा, हम खुद ही उसको रिस्ट्रक्चर करेंगे। ये सब भी पर्सनल मैनेजमेंट में आता है। फिर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग यानी एचआर स्ट्रेटेजी का सबसे क्रूशियल गोल ये है कि प्राइमरी एम एंड ऑब्जेक्टिव कंपनी का पूरा होना चाहिए। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग benefits from the insights that personal management offers into the needs, trends and skills of the workforce। यानी पर्सनल मैनेजमेंट वर्कर्स की जरूरतों को पूरा करे, मार्केट में चलने वाले ट्रेंड्स के मुताबिक चले और वर्कफोर्स की स्किल को हमेशा मेंटेन करके रखे। अब ये इंपॉर्टेंस है, चार उसके अंदर बताए गए। फिर उसके बाद का जो क्वेश्चन है 100% फंक्शन ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। अब इंपॉर्टेंस है maintaining competitiveness, providing employees with the training and tools they need to stay current in their jobs is a part of personal management। कॉम्पिटिटिवनेस मतलब जो एम्प्लॉइज आते हैं ना वो स्पर्धात्मक होने चाहिए, मतलब ऐसे होने चाहिए ना कि वो दुनिया भर के एम्प्लॉइज हमारे जैसे एम्प्लॉइज के साथ में कंपटीशन कर पाते। सम ऑफ द टूल्स इसमें ऑन साइट लाइब्रेरी ऑफ इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन। Another aspect of personal management is encouraging employees to pursue further education। उनको और ज्यादा एजुकेशन लेने के लिए encourage करें by covering the cost of tuition and informing them of seminars and classes that will help them advance their job skills। advance यानी आगे बढ़ाने के लिए, अपनी जॉब स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, यानी उनको ट्यूशंस के पैसे दिए जाए, सेमिनार्स और क्लासेस अटेंड कराए जाए जिससे उनकी क्वालिटी और एबिलिटी इंप्रूव हो। When implemented properly, personal management keeps your team up to date of development in the industry, which enables your business to adjust to changes more quickly and maintains you one step ahead of the competition। यानी आपको एक कदम हमेशा आगे रखने के लिए अप टू डेट डेवलपमेंट जो मार्केट में हो रहा है वो इनको बताना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉय को रिटेन करना, रिटेन करना यानी मतलब उनको संभाल के रखना, वो चले ना जाए दूसरे फॉर्म के अंदर, ये देखना। कॉम्पिटिटिव पे वहां से शुरू करना है आपको, ये लिखना कॉम्पिटिटिव पे एंड बेनिफिट्स पैकेज ऑफरिंग अट्रैक्ट वर्कर्स टू ज्वाइन योर ऑर्गेनाइजेशन। ऑनगोइंग बेनिफिट एडमिनिस्ट्रेशन, अभी बेनिफिट जो मिल रहे हैं उसका एडमिनिस्ट्रेशन करें। एम्प्लॉय करियर एडवांसमेंट, उनको प्रमोशन वगैरह दे। एंड एन इंटरव्यू इंटरेक्टिव रिव्यू प्रोसेस,
यानी बार बार उनके परफॉर्मेंस को रिव्यू करके उनको प्रमोशन के बारे में एनकरेज करे। लेड बाय द डिपार्टमेंटल मैनेजर सपोर्ट एम्प्लॉय इन रीचिंग देयर फुल पोटेंशियल। फुल पोटेंशियल यानी वो अपने पूरे यानी कैपेसिटी के साथ में काम करेंगे। When personal management is successful for every employee from the start of employment, retention rates are higher. Retention rate तभी बढ़ेगा जब पहले से लेके आखिर तक जब तक एम्प्लॉय तुम्हारे पास रहता है पर्सनल मैनेजमेंट उसके अंदर सक्सेसफुल रहे। फिर टीम वर्क यानी साथ में मिलकर काम करना। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स आर फोर्ज यानी पुट ऑन बनाना between the employer and the worker by competent people management which also promotes teamwork among the staff members. Employees that participate, यहाँ से शुरू करना है आपको। Employees that participate in team building activities learn how to collaborate with one another. एक दूसरे के साथ मिलके कैसे काम करना है ये समझाना है टीम वर्क के लिए। And with an emphasis on individuals to forge a stronger personal framework. प्रॉपर पर्सनल फ्रेमवर्क यानी सब मिलके काम करेंगे तो एकजुट होके काम करेंगे। दे ऑल्सो गेन एन अंडरस्टैंडिंग, उनको पता चलता है कि कंपनी में उनका रोल क्या है। एंड लर्न टू रिस्पेक्ट दोज ऑफ अदर्स, और वो दूसरे के रोल को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। बिजनेस डिसीजंस आर मेड थ्रू द एप्रोप्रिएट चैनल्स एंड द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज रीइंफोर्स यानी स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है। बिजनेस डिसीजंस को अपने प्रॉपर चैनल से क्या करेंगे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। फिर मैनेजमेंट इफेक्टिवनेस, the relationship between a manager and employee is one of the most important ones for any business because it helps the staff understand how their actions affect the productivity of the entire department. अब ये यहाँ से लिखना शुरू करना है, ये ऊपर वाला नहीं लिखना। When employees show a personal interest in the productivity of their department, एक काम करो यहाँ पर्सनल लिखा है उसकी जगह पे पर्सनल लिख दो। NEL लिखा है इसकी जगह पे NEL की जगह पे NAL लिख दो। पर्सनल इंटरेस्ट, वो लोग अपने डिपार्टमेंट को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए काम करेंगे। वो डिपार्टमेंट के प्रोसीजर पे ज्यादा ध्यान देंगे, एम्प्लॉय डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान देंगे और लेस ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज लाइक एम्प्लॉय टर्नओवर एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। और वो हमेशा क्या करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये प्रॉब्लम्स नहीं होने देंगे। एक तो क्या है उसके अंदर एम्प्लॉय टर्नओवर यानी एम्प्लॉय का काम छोड़ के चले जाना, और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, डिस्प्यूट अगर होगा भी नहीं तो क्या होगा, कम होगा, उसका रिजोल्यूशन जल्दी हो जाएगा। ऐसा फंक्शंस में पहले मैनेजरियल फंक्शंस है। द प्राइमरी मैनेजरियल फंक्शन HR मैनेजर की टू बी मस्ट बी कैरिड आउट बाय द HR मैनेजर। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड रेगुलेटिंग, ये चार फंक्शन तुम्हारे प्राइमरी फंक्शंस हैं। His department's workforce are among the managerial duties he performs. The HRM's operational responsibilities, उसमें hiring, training and compensating employees आता है among other things. In summary, HRM is involved. HRM involves the following tasks which the organization's HRM department, HRM department is responsible for carrying out. तो पहले पर्सनल प्रोक्योरमेंट, राइट मैन फॉर द राइट जॉब सबसे इंपॉर्टेंट इसमें, सही आदमी सही जगह पे लाना। आइडियोलॉजी इज द फाउंडेशन ऑफ प्रोक्योरमेंट, वहां से लिखना शुरू करना है आपको। टू एंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ टीम ऑफ कैपेबल एंड इफेक्टिव वर्कर्स, द प्रोक्योरमेंट फंक्शन इंक्लूड पर्सनल प्लानिंग। पहले पर्सनल प्लानिंग का मतलब कितने लोगों की जरूरत होती है उसका प्लानिंग करो। फिर फोरकास्टिंग, फ्यूचर में कितने लोगों की जरूरत पड़ेगी, फिर उनको हायर करना, सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, प्लेस करना यानी सही जगह पे रखना। एंड एम्प्लॉय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब जब एम्प्लॉय नए आते हैं तब उनको अपने डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट से पहचान करवाना, दूसरे एम्प्लॉय के साथ पहचान करवाना। इंडक्शन को इंट्रोडक्शन लिख सकते हो। दिस कॉम्प्रिहेंसिव पर्सनल फंक्शन ऑल्सो इंक्लूड्स ट्रांसफर और प्रमोशन भी इसी में आ जाता है। करंटली द ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट्स from the application of scientific approach in the recruitment and selection of the ENMS लिखना चलेगा। फिर training and development, planning and carrying out training programs for all employees categories in order to build new skills and attributes necessary for
फंक्शनिंग एट अ हायर लेवल इज नोन एज मैन पावर डेवलपमेंट। मैन पावर डेवलपमेंट को अपने एचआरडी बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, राइट। यानी सही इंसान को लाना कंप्लीट नहीं होता, उसको सही तरह की ट्रेनिंग भी देना जरूरी है, तो इसको अपने एचआरडी बोलते हैं। एंड ट्रेनिंग कोर्सेज एज अपोज टू जस्ट पेइंग एम्प्लॉइज वेल कैन हेल्प डेवलप द लेबर फोर्स। यानी इसका मतलब ये नहीं कि एम्प्लॉय को पगार देके छुट्टा हो जाए, उसको ट्रेन भी करते रहो जिससे वो और ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाए। Such human resource development, which is made feasible by organized training programs, is necessary to support both the expansion and diversification of corporate operations, as well as the ever-changing and expanding, ever-changing यानी हमेशा बदलता रहे वो, and expanding demands for labor. Programs for executive development are created with the intention of benefiting managers at higher levels. Managers को benefit मिले कब? हायर लेवल्स के जो मैनेजर्स है उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन याद रखो दो तरह से ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग लोअर लेवल की होती है, डेवलपमेंट अपर लेवल का होता है। याद हो तो तुमको ये पता होना चाहिए, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अलग अलग है। ट्रेनिंग लोअर लेवल वर्कर्स की होती है, डेवलपमेंट जो हायर लेवल के एम्प्लॉइज है उनका होता है, मैनेजरियल लेवल पे। रेगुलर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मैन पावर डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स ओपन्स द डोर टू प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स। ये नहीं लिखना है, ये दोनों छोड़ देना। फिर कॉम्पनसेशन एंड रिवॉर्ड। One of the HRM department's responsibilities is to provide employees with monetary compensation for the services they have provided. This calls for the introduction of a just system. Just यानी न्यायी, न्याय करने वाली, उसको just बोला जाता है, उसको ऊपर से justice word आता है। System of compensation payment including wages and salaries. Compensation कैसा होना चाहिए? Just यानी पता चले सामने वाले को मैंने जितना काम किया उतना पैसा मुझे मिला। Employee compensation should be competitive in order to minimize conflict and maintain a contented workforce. Contented का मतलब satisfied, contented यानी satisfied. Payment of a fair wage serves as a driving force. देखो competitive क्यों होना चाहिए? क्योंकि हमारे जैसे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर जितना पेमेंट मिलता है उससे अगर हमारे यहाँ पे कम होगा तो कंफ्लिक्ट होगा, झगड़ा होगा, इस बात के लिए कि पेमेंट हमको कम क्यों दिया जा रहा है। इट्स अ वे टू रिकॉग्नाइज एक्सेप्शनली हार्ड वर्क and provide qualified staff with a financial or non-financial incentive. Recognize यानी उनको पहचान देते हैं, इस बात के लिए उनको शाबाशी दी जाती है कि अच्छा काम करने के लिए अच्छा पगार भी दिया जाएगा, चाहे वो फाइनेंशियली हो या नॉन फाइनेंशियली हो। इंसेंटिव यानी लाभ। इंटीग्रेशन फंक्शन। While organizations are interested in increased revenues, customer loyalty, market reputation, and other factors, labor is concerned in receiving wages. बाकी ऑर्गेनाइजेशन को किसमें मकसद, उसका मकसद क्या होता है? अच्छे एम्प्लॉइज उसके पास रहने चाहिए, अच्छी प्रोडक्ट बननी चाहिए, कस्टमर भाग नहीं जाना चाहिए, सस्ते में प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, ये सब। लेकिन एम्प्लॉय को तो अपने पगार से मतलब है, दोनों अपोजिट चीजें। The goals of the organization and the interests of its individual members must be balanced by personnel management. ये दोनों को बैलेंस करना है। ऑर्गेनाइजेशन चाहता है ज्यादा काम, एम्प्लॉइज चाहते हैं ज्यादा वेजेस और कम काम, ये दोनों को बैलेंस करना जरूरी है। दिस विल गारंटी फ्रेंडली वर्किंग। ये जो गोल्स लिखा है ना वहां से शुरू कर सकते हो तुम। दिस विल गारंटी फ्रेंडली वर्किंग रिलेशनशिप्स, बस। और वन इशू के बाद तो लिखना ही नहीं। फिर मेंटेनेंस फंक्शन। दिस एचआरएम फंक्शन डील्स विद कीपिंग द वर्कफोर्स हैप्पी विद इन द कंपनी बाय ऑफरिंग वेलफेयर बेनिफिट्स। वेलफेयर बेनिफिट का मतलब क्या? हेल्थ और सेफ्टी मेजर्स, फर्स्ट एड किट आपको अवेलेबल हो, मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट वर्किंग कंडीशन, अच्छी कंडीशन हो काम करने के लिए, वेलफेयर एक्टिविटीज और नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स। दिस वाइड पर्सनल रोल includes engagement by worker and collective bargaining. What is collective bargaining? कलेक्टिव बार्गेनिंग का मतलब ये है कि सामने वाले 100 एम्प्लॉयज के बारे में बात करने आ रहे हैं, अकेले के बारे में नहीं, तो आप सबके लिए जो प्रोवाइड करोगे वो कलेक्टिव बार्गेनिंग है। The abundance of job opportunities makes it challenging to maintain a stable workforce. जॉब अपॉर्चुनिटीज abundance, abundance यानी बहु વધારે प्रमाण में, लार्ज नंबर। फिर वेलफेयर फंक्शन। वेलफेयर में क्या आता है? घर देना, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करना, एजुकेशन, हेल्थ केयर और लीजर। लीजर का मतलब रिलैक्सेशन, आराम।
These facilities are provided to increase their productivity and improve their quality of life. बस फिर अदर फंक्शन में तो पूरे लिस्ट है। एक तो सर्विस रिकॉर्ड मेंटेन करना, जिसके लिए अपने HRIS यानी ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप करेंगे। उसके बाद में प्रमोशन और ट्रांसफर करें एम्प्लॉइज का। फिर अच्छे रिलेशनशिप बनाए। कोर्डियल इंडस्ट्रियल रिलेशन का मतलब क्या? वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच के अच्छे रिलेशन को कोर्डियल यानी फ्रेंडली रिलेशन बोला जाता है। कोर्डियल का मतलब फ्रेंडली। इंट्रोडक्शन ऑफ रेशनल ग्रीवेंस प्रोसीजर। रेशनल यानी समझदारी वाला, ग्रीवेंस यानी प्रॉब्लम, और प्रोसीजर उसको सॉल्व कैसे किया जाए उसका प्रोसीजर। परफॉर्मेंस इवेल्युएशन ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज जो काम करते हैं उनका इवेल्युएशन करना। इवेल्युएशन यानी जजमेंट। कैरियर प्लानिंग ऑफ एम्प्लॉइज, कि आज अगर कोई एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो हमेशा क्लर्क तो बना नहीं रहेगा ना, वो भी प्रमोशन चाहता है, तो ये करियर प्लानिंग। डिसिप्लिन मेंटेन करना, यानी मतलब सही तरीके से काम करे लोग। एडमिनिस्ट्रेटिंग द पॉलिसीज विद रिगार्ड टू डिसिप्लिनरी एक्शन एंड कंप्लायंस ऑफ वेरियस लेबर लॉज। डिसिप्लिनरी एक्शन लेना कब? अगर कोई एम्प्लॉय बार बार वार्निंग के बाद भी ना मानता हो तो। और लेबर लॉज को कंप्लाई करना, कंप्लायंस यानी मतलब ओबे करना, उसको फॉलो करना। फिर ऑर्गेनाइजेशन को रिस्ट्रक्चर करना एंड HRM की अच्छी स्ट्रेटेजी बनाना। ये सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं रेगुलरली फॉर द बेनिफिट ऑफ एम्प्लॉइज एंड ऑल्सो फॉर कंटिन्यूटी इन द प्रोडक्शन एक्टिविटी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, अब WR स्प्रीगल उसने 6 फंक्शन में डिवाइड किए। एम्प्लॉयमेंट, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी दो। उसके बाद में प्रमोशन, ट्रांसफर और टर्मिनेशन। टर्मिनेशन यानी नौकरी से निकाल देना। फिर उनको ट्रेनिंग देना। वेजिस, पगार देना। उसके अलावा दूसरे इंसेंटिव्स। सर्विस एक्टिविटी यानी वेलफेयर एक्टिविटी। कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर का पार्टिसिपेशन जरूरी है। वर्कर का पार्टिसिपेशन क्यों चाहिए? क्योंकि वर्कर्स जो भी काम करते हैं ना, वो मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो उनके लिए जाने वाले डिसीजन को वो सही तरीके से समझ पाएंगे। IIPM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट, अब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट बोला जाता है। IIPM है, IMP लिखा है। IIPM, उसको अब NIPM बोला जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट। उसने क्लासिफाई किया, एक तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस को इम्प्रूव करना, यानी मतलब एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच के रिलेशन प्रॉपर करना। प्रमोशन ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेशन, साथ में बिठा के डिसीजन लेना। हेल्पिंग मैनेजमेंट टू फॉर्मुलेट लेबर पॉलिसी एंड इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉइज। तो कम्युनिकेशन सही तरीके से हो पाए, लेबर पॉलिसी समझ में आए उनको। एडवाइजिंग मैनेजमेंट ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस रिलेटिंग टू सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। एडवाइजिंग यानी उनको सलाह देना इस बात के लिए कि स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन, जो कानूनी ऑब्लिगेशन का मतलब जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख सकते हो उसकी जगह पे, रिलेटिंग टू सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर। सेफ्टी के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून ने बताई वो फॉलो करनी पड़ेगी। फैक्ट्री में एमिनिटीज, एमिनिटीज यानी फैसिलिटीज बढ़ाना, और वेलफेयर प्रोविजंस। ये जब घर अपने देखने जाए ना कोई नई जगह पे तो लिखते हैं कि विथ मॉडर्न एमिनिटीज। मॉडर्न एमिनिटीज यानी मॉडर्न फैसिलिटीज। समझे? कहाँ यूज होता है ना वो समझ लो ने, तो अपने आप वो वर्ड है ना फिर बाद में दिमाग में बैठ जाए। एडवाइजिंग द मैनेजमेंट ऑन द ट्रेनिंग एंड फ्यूचर एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉइज, यानी मैनेजमेंट को एडवाइस देना किस बात के लिए कि कितनी ट्रेनिंग की कब जरूरत पड़ेगी और फ्यूचर में कितने एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये हुआ तुम्हारा HR में पर्सनल मैनेजमेंट का टॉपिक कंप्लीट।